हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डी के लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग 12th क्लास का हिस्ट्री का देख सकते हैं, दूसरा क्लास लेकर आए हैं फ्रेंड। अगर आप पहला चैप्टर का वीडियो ना ही देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या वीडियो के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं फ्रेंड। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का सब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो में बने रहें। देख सकते हैं फ्रेंड कि जो पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के मन के किन पदार्थ से, देख सकते हैं, मन के किन पदार्थ से बनाए जाते थे और इनको बनाने की विधि क्या थी। देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता था, उस समय मन के किन पदार्थों से, जो पदार्थ से बनाए जाते थे, इनके बनाने की विधि किस प्रकार से हैं। तो चलिए देखते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड किस तरह से लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता के मन के आंध्र बहुमूल्य पत्थर से सेल खड़ी, फयानस मिट्टी, तांबा का तांबा का और सोना का शंख आदि से बनाए जाते थे। देख सकते हैं कि किस किस से बनाए, सेल खड़ी, फयानस मट्टी और तांबा सोने के शंख आदि से बनाए जाते थे। ये सुंदर एवं वेलनाकंद, गोलाकार और ढोलनाकार आदि मनके को कई तरह से बनाए जाते थे। देख सकते हैं कि इसका जो आकार था बेलनकार, गोलाकार और ढोलनाकार आदि मनके के कई तरह से बनाए जाते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता में एक अलग अलग सी कला थी, जो देख सकते हैं अलग अलग कला को प्रदर्शित किया गया था। कुछ मनके तो दो पत्थर को जोड़कर बनाए जाते थे। देख सकते हैं कि कुछ मनके थे जो दो पत्थर को जोड़कर बनाए जाते थे, और कुछ के शीर्ष पर सोना लगाया जाता था। देख सकते हैं कि कुछ बनाया जाता था पत्थर, दो पत्थर को जोड़कर, और कुछ को शीर्ष पर सोना लगाया जाता था। इन्हें देख सकते हैं, इन्हें सुन चित्रों से सुसज्जित किया जाता था। कुल पत्थरों को आग में पकाकर कुछ घिसकर पालिश की जाती थी। देख सकते हैं कि पत्थरों का जो कलाकारी थी वह अलग अलग प्रकार से किया जाता था। कुछ पत्थरों को आग में पकाकर और कुछ पत्थरों को घिस कर पालिश किया जाता था। मनकों से मुख्य आभूषण बनाए जाते थे। देख सकते हैं कि मनकों से जो आभूषण यानी सोना बनाया जाता था उस समय। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट नंबर जो देख सकते हैं कि अशोक के अभिलेखों के विषयों में आप क्या जानते हैं। अशोक के अभिलेखों के विषयों में आप क्या जानते हैं। तो चलिए, अशोक और उनके बाद के मौर्य सम्राटों का अध्ययन के लिए अभिलेख महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। देख सकते हैं कि अशोक और उसके जो बाद मौर्य सम्राटों के जो अध्ययन के लिए अभिलेख महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। अशोक के अभिलेखों को जो प्रकाश में लाने का श्रेय जेम्स प्रीपेंस को है। देख सकते हैं अशोक का जो अभिलेख का जो श्रेय यानी सर्वप्रथम जो पढ़े थे वह जेम्स प्रीपेंस थे। वह अंग्रेजी कंपनी का पदाधिकारी था। जो जेम्स प्रीपेंस थे वह अंग्रेजी कंपनी का पदाधिकारी था, जिन्होंने 1837 ईस्वी में उन्होंने एक अभिलेख को पढ़ा था। देख सकते हैं कि जो जेम्स प्रीपेंस जी थे वह एक अंग्रेजी कंपनी के पदाधिकारी थे, जो उन्होंने अशोक के जो
अभिलेख है वह 1837 में उन्होंने एक अभिलेखों में पढ़ा, जिन पर ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषाओं में देवानाग देख सकते हैं देवानांग प्रियदर्शनी अर्थात देवों के प्रियदर्शी का उल्लेख था। देख सकते हैं कि उसमें जो प्रियदर्शनी थी और देवों के जो प्रियदर्शी का उल्लेख किया गया था। सन 1915 में इस प्रकार का एक अन्य लेख प्राप्त हुआ था। सन 1915 में इस प्रकार का एक अन्य लेख प्राप्त हुआ था जिस पर प्रियदर्शनी अशोक खुदाया हुआ था। देख सकते हैं कि जिस पर जो प्रियदर्शी थी वह अशोक खुदाया गया था, यानी अशोक का वह अभिलेख था। चलिए देख सकते हैं कि इस आधार पर प्रियदर्शी शब्द वाले अभिलेखों अशोक के माने गए हैं। देख सकते हैं कि इस पर आधार पर प्रियदर्शनी शब्द हैं वह अशोक के अभिलेख को माने गए हैं। अशोक के अभिलेख अनेक प्रकार के हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं वह अनेक प्रकार के हैं, जैसे बृहदत शिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ लेख, गुहा लेख आदि। मतलब अशोक ने कई प्रकार के जो अभिलेखों का वर्णन किया है, जिसमें से बृहदत लेख हैं, लघु शिलालेख हैं और स्तंभ लेख, गुहा लेख आदि अशोक का अभिलेख हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। तो चलिए देखेंगे फ्रेंड नेक्स्ट नंबर। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय सिक्कों का संक्षिप्त में परिचय देना है। भारतीय जो सिक्का था उसका संक्षिप्त में परिचय देना है। तो चलिए किस तरह से लिखना है। देख सकते हैं कि सिक्कों का प्रचलन से अर्थव्यवस्था का प्रोत्साहन मिला है। देख सकते हैं कि सिक्का का जब से प्रचलन हुआ तब से अर्थव्यवस्था का प्रोत्साहन मिला था। भारत के प्राचीन सिक्के आहत सिक्के हैं। भारत के जो सबसे प्राचीन सिक्के हैं वह आहत सिक्के हैं। इसका चलन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ था। इसका जो चलन 6ठी शताब्दी ईस्वी के जो पूर्व में आरंभ हुआ था। यदि चांदी और तांबा से बने थे। देख सकते हैं जो 6ठी शताब्दी में जो प्रारंभ हुआ सिक्का वह चांदी और तांबा से बना हुआ था। इन पर सिर्फ कुछ चिन्ह बने हुए थे। इन्हें जारी करने की आकृति एवं लेखा नहीं था। इनकी जो जारी करने की जो आकृति एवं लेखा नहीं था। चिन्हों के आधार पर ही इन्हें राजवंशों से जोड़ा गया है। देख सकते हैं कि चिन्ह के जो आधारों पर इन्हें राजवंशों से जोड़ा गया है। सबतः कुछ सिक्के व्यापारियों एवं धनी नागरिकों द्वारा भी जारी किए गए थे। देख सकते हैं कि कुछ सिक्के व्यापारी एवं धनी नागरिकों के द्वारा भी जारी किए गए थे, जिसमें मयूर के छाप वाले सिक्के मौर्य के माने गए हैं। देख सकते हैं कि जिसमें मयूर यानी मोर वाले जो सिक्के हैं वह मौर्य यानी मौर्य वंश को माने गए हैं। मौर्य के ने सिक्के को ढालने पर राजकीय नियंत्रण स्थापित किया था। मौर्य वंश था जिन्होंने सिक्के को ढालने पर राजकीय नियंत्रण स्थापित किया था। देख सकते हैं कि जो हिंदू यूनानी के समय से सिक्के को ढालने में क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। यूनानी लोग थे जिस समय हिंदू यूनानी लोग थे उस समय सिक्के को ढालने में क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। सोने के सिक्के सर्वप्रथम इन्होंने ही जारी किया था। सोने के सिक्के सर्वप्रथम इन्होंने ही जारी किया था। सतवाहन ने मूल्यवान धातु के सिक्के चलाए थे। सतवाहन वंश थे जिन्होंने
मूल्यवान धातु के सिक्के चलाए थे। ईसा के 6वीं शताब्दी तक सिक्कों की संख्या कम हो गई। मतलब ईसा के 6वीं शताब्दी तक जो सिक्कों की संख्या है वह कम हो गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि कुल एवं जाति में क्या अंतर है। कुल यानी खानदान होता है और जाति यानी जो जात धर्म होता है। तो कुल एवं जाति में क्या अंतर है। तो कुल शब्द एक परिवार का द्योतक है। मतलब कुल यानी एक परिवार का सदस्य है। ये कुल बड़े समूहों का भाग होता है। कुल यानी खानदान होता है जो बड़े समूहों का भाग होता है। यह बड़ा समूह देख सकते हैं, यह बड़ा समूह बांधवों अथवा संबंधियों का समूह है। देख सकते हैं, यह जो बड़ा समूह है जो बांधवों एवं संबंधियों रिश्तेदारों का समूह है। यही बांधवों अथवा संबंधियों का सबसे बड़ा समूह जाति कहलाता है। मतलब देख सकते हैं, बांधवों यानी जो अपने अपने समाज में बंधा हुआ हो, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको जाति कहते हैं। परिवार एवं जाति में अटूट संबंध है। परिवार एवं जाति में अटूट संबंध है। यह रक्त से संबंध पर आधारित होता है। यह होता है जो रक्त के संबंधों पर आधारित होता है। इस जाति विभिन्न सगा संबंधियों एक बांधवों का बड़ा समूह होता है। देख सकते हैं कि इस जो जाति के हैं वह विभिन्न मतलब विभिन्न अलग अलग सगा संबंधियों एवं बांधवों से बड़ा समूह होता है। जबकि कुल उस समूह का एक भाग अथवा एक छोटा हिस्सा होता है। देख सकते हैं, जबकि कुल है उस समूह का एक भाग अथवा छोटा हिस्सा होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे फ्रेंड। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि देख सकते हैं जो भी मैं 12th क्लास का लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचता रहे और आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिले। तो चलिए आज हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं फ्रेंड। तो चलिए देख सकते हैं मुगल शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। मुगल शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर हैं। तो चलिए यह किस तरह से उत्पत्ति हुई, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड कि मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल शब्द से हुई थी। मुगल शब्द के जो उत्पत्ति थी वह मंगोल शब्द से हुई थी। मंगोलों ने स्वयं इस विशेषताओं का प्रयोग नहीं किया। मंगोलों ने जो स्वयं इस विशेषताओं का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि पितृपक्ष से वे तैमूर के वंशज थे। देख सकते हैं कि पितृपक्ष से जो मुगल थे वह तैमूर के वंशज थे और तैमूरी भी कहलाते थे, तथा मातृवंश यानी मातृवंश से बाबर चंगेज खान से संबंधित था। जो मातृपक्ष से था वह बाबर चंगेज खान से संबंधित था। और 16वीं सदी में यूरोपीय इतिहासकारों ने बाबर और उनके परिवारों के लिए मुगल शब्दों का प्रयोग किया था। देख सकते हैं कि 16वीं जो सदी के यूरोपीय इतिहासकारों ने जो बाबर और उनके जो परिवार के लिए मुगल शब्दों का उपयोग किया था। इसीलिए देख सकते हैं कि बाबर थे वही मुगल वंश के संस्थापक थे। सर्वप्रथम बाबर ने ही मुगल वंश की संस्थापना की थी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि विजयनगर के राजाओं के अंतर्गत अमरनायक कौन थे। विजयनगर के जो राजाओं के अंतर्गत अमरनायक कौन थे, वे क्या करते थे। तो चलिए विजयनगर साम्राज्य के जो राजा एक सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले भूमि प्रदान करते थे। देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के जो राजा
के जो सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी जो सेवाओं के बदले वह भूमि प्रदान करते थे। मतलब उनके जो सेवा करते थे राजा को, उनके बदले वह भूमि प्रदान करते थे, यानी भूमि देते थे उसको। इस प्रकार की भूमि अमरम कहलाती है। इस प्रकार की जो भूमि है वह अमरम कहलाती है। इसके प्राप्तकर्ता अमरनायक कहलाते हैं। जो इसको प्राप्त किए, जो भूमि लिए, उसको क्या कहते हैं? अमरनायक कहते हैं। अमरनायक अपने भू क्षेत्र के कृषक, शिल्पियों एवं व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे। देख सकते हैं कि जो अमरनायक अपने जो क्षेत्र में जो कृषक और व्यापारियों से भू राजस्व का कर वसूलते थे, यानी लगान लेते थे उनसे। देख सकते हैं अमरनायक वर्ष में एक बार राजा को भेंट भेजते थे। और देख सकते हैं कि जो व्यापारियों और जमींदारों से वह कर वसूल कर वह साल में एक बार राजा को भेंट भेजते थे। कौन भेजते थे? अमरनायक। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि रहेला पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। रहेला पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। रहेला इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। रहेला क्या है? रहेला इब्न बतूता का एक यात्रा वृत्तांत है, जिन्हें इब्न जुजे ने 1353 ईस्वी में इब्न बतूता के मोरक्को लौटने के पश्चात अजाइबुल अफासर नाम से लिया था। देख सकते हैं कि रहेला एक पुस्तक है जो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। क्या है? इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। इसे इब्न जुजिए ने 1353 में इब्न बतूता जब मोरक्को लौटने के पश्चात अजाइबुल अफसार नाम से लिया था। जो इतिहासकार थे वे हिंद, देख सकते हैं, हसन ने इस पुस्तक का नाम रहेला रखा था। इसे इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत, इसे इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत उद्देश्य एवं आरंभ पर लिखा गया था। इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है वह उद्देश्य और आरंभ पर लिखा गया था। साथ ही वह तुगलक कालीन न्याय व्यवस्था, सड़क व्यवस्था तथा डाक व्यवस्थाओं का भी जिक्र किया गया। देख सकते हैं कि यह पुस्तक में जो इब्न बतूता है, यह जो तुगलक कालीन न्याय व्यवस्था, सड़क व्यवस्था और डाक व्यवस्था का भी इस पुस्तक में जिक्र किया गया है। भारत से किए जाने वाले अन्य देशों की यात्रा का भी वर्णन है। भारत से जो किए जाने वाले अन्य देशों का जो यात्रा वृत्तांत है उसका भी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक को भी अपनी सुल्तानों में सर्वाधिक विनम्र एवं न्याय प्रेमी कहा है। देख सकते हैं कि इब्न बतूता ने जो मोहम्मद बिन तुगलक को भी अपनी जो पुस्तक है उसमें सुल्तानों में सर्वाधिक विनम्र और न्याय प्रेमी कहा गया है। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर दे। तो चलिए देख सकते हैं 8 नंबर जो प्रश्न है कि उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है और उदाहरण सहित समझाना है। उपनिवेशवाद क्या है और इसका क्या अर्थ है? तो चलिए, उपनिवेशवाद वह विचारधारा है जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देशों पर अधिकार कर लेता है। देख सकते हैं कि उपनिवेशवाद वह विचारधारा है जिसमें जो एक शक्तिशाली देश होता है दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर लेता है, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। और उसके संसाधनों का मनमाने ढंग से उपयोग करने लगता है। देख सकते हैं
कि जो शक्तिशाली देश होता है दूसरे कमज़ोर देशों पर अधिकार कर लेता है, तब उसके जो संसाधनों हैं उसका मनमाने ढंग से जो उपयोग करने लगता है। भारत कभी ब्रिटेन का एक उपनिवेशवाद था। भारत भी कभी ब्रिटेन का उपनिवेशवाद था। ब्रिटेन के उपनिवेशवाद की वजह से ही भारत गुलाम हुआ और उसके संसाधनों का शोषण किया। देख सकते हैं कि भारत भी एक समय गुलाम था 1947 के, जब पहले भारत भी किसका गुलाम था? ब्रिटेन का। ब्रिटेन ने भारत पर अधिकार कर लिया था और यह उपनिवेशवाद था। ब्रिटेन उपनिवेशवाद की वजह से जो भारत गुलाम हुआ था उस समय भारत को काफ़ी शोषण किया, मतलब भारत को काफ़ी लूटा और वह लूटकर अपने देश लेके चले गए सब खजाना। मतलब देख सकते हैं कि यह उपनिवेशवाद का ही जो वजह से जो भारत गुलाम था और इसका शोषण किया जा रहा था। तो चलिए वीडियो में बने रहे फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे कि फिरंगी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। फिरंगी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? चलिए, यह फारसी भाषा का शब्द है। फिरंगी शब्द है जो फारसी भाषा का शब्द है। यह शब्द फ्रैंक, जिससे फ्रांस का नाम पड़ा। देख सकते हैं यह शब्द फ्रैंक, जिसे फ्रांस का नाम पड़ा है, फ्रांस के नाम पड़ा है और से निकलता है, फ्रांस के नाम से ही निकलता है। इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिम के लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग, देख सकते हैं कि यह है जो उर्दू और हिंदी में पश्चिम के लोगों को मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से किया जाता है। किस दृष्टि से? अपमानजनक दृष्टि से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में जनगणना कब शुरू हुआ। तो भारत में जनगणना देख सकते हैं कि अखिल भारतीय जनगणना जो प्रथम बार जनगणना 1872 में किया गया था और इसके बाद 1881 में दर्शकीय जनगणना की नियमित व्यवस्था बन गई। जो देख सकते हैं कि 1881 में जो दर्शकीय जनगणना नियमित व्यवस्था बन गई। भारत में नगरीकरण का अध्ययन करने के लिए जनगणना से निकले आंकड़े एक बहुमूल्य स्रोत हैं। देख सकते हैं कि भारत में जनगणना कब शुरू हुआ, तो यह 1872 में प्रथम बार शुरू हुआ और फिर इसके पश्चात जो 1881 में हर 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है और यह नियमित व्यवस्था यानी यह नियम बना दिया गया था और भारत में नगरीकरण का यह अध्ययन जनगणना के आधार पर ही किया जाता था। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि जो भी मैं 12th क्लास का लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचता रहे और आने वाले एग्जाम में आपको सहायता मिले। तो चलिए आज चैप्टर नंबर 2 का सब्जेक्टिव लेकर आए हैं फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का लेकर आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि देख सकते हैं फ्रेंड चैप्टर बाय चैप्टर हिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।